गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के अपने इस हरियाणा जी के लाइव सेशन में। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। एक बार जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है, और उसके बाद हम सेशन को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, इससे पहले वाली क्लास में भी हमने हरियाणा की ज्योग्राफी से क्वेश्चन कवर किए हैं और आज की क्लास में भी ज्योग्राफी से ही क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आगामी आपकी जो 9-10 क्लास होंगी वो ज्योग्राफी से ही आपके क्वेश्चंस कवर करवाएंगी। और एक बार हरियाणा की ज्योग्राफी से आने वाले सारे के सारे जो टॉपिक हैं, जिसमें हम हरियाणा के पड़ोसी से लेके मिनरल और रिसोर्सेज तक हम पढ़ते हैं, ऊर्जा संसाधन और खनिज संसाधन तक, तो जितने भी हमारे 9-10 टॉपिक हैं ज्योग्राफी हरियाणा के अंदर, उन सारे के सारे टॉपिक से जो जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पहले आए हैं या जहां से क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है, वो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को मैं ज्योग्राफी के अंदर कवर करवाऊंगा। तो एक बार सारे के सारे बच्चे कमेंट करके मेरे को बता दीजिएगा कि ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे बच्चे। चलेगा। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। रोहतास, राम गोपाल, पूजा शर्मा, पूजा मान, नवीन, लक्ष्मी, डाका, चिक्कू, शोरान, वीरेंद्र, लक्ष्मी, तो जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। चलेगा, स्टार्ट करते हैं फिर। सेशन का पहला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। पहला जो क्वेश्चन है बच्चों वो है कि खालिस्तान 4 जंगल फाउल में से एक है जो हरियाणा के शिवालिक में स्थित है। ऑप्शन ए है ग्रीन जंगल फाउल, ऑप्शन बी है सिलोन जंगल फाउल, ऑप्शन सी है ग्रे जंगल फाउल, ऑप्शन डी है रेड जंगल फाउल। तो आप लोगों को पता होना चाहिए मेरे बच्चों, उसका नाम है रेड जंगल फाउल। ऑप्शन जो डी होगा वो क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। सर ये जो रेड जंगल फाउल है इसका मतलब क्या होगा? रेड जंगल फाउल के अंतर्गत बच्चों उन पक्षियों को रखा जाता है जिनके शरीर का कोई ना कोई एक हिस्सा लाल होता है। तो जिन भी पक्षियों के शरीर का कोई भी एक हिस्सा लाल होगा उन सारे के सारे पक्षियों को यहाँ पर रखा जाता है। इसे रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र हम बोलते हैं। और रेड जंगल फाउल आपका प्रजनन केंद्र हरियाणा के पंचकुला में है। और पंचकुला के अंदर ही फैली हुई है कौन सी पहाड़ी? शिवालिक पहाड़ी। तो शिवालिक पहाड़ियों के अंदर, मोरनी पहाड़ियों के अंदर आपको ये रेड जंगल फाउल नजर आएगा। बच्चों, आपसे रेड जंगल फाउल की जगह इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरियाणा में लाल जंगली मुर्गा प्रजनन केंद्र कहाँ है। अब देखिएगा, मुर्गा जो है वो जंगली है और जंगली मुर्गे के आगे कौन सा वर्ड यूज किया गया है? लाल। यानी कि जिस भी पक्षी का कोई ना कोई शरीर का हिस्सा लाल होगा वो सारे के सारे पक्षी इसी फाउल के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। तो लाल जंगली मुर्गा प्रजनन केंद्र भी आपका कहाँ होगा? पंचकुला में। यहीं से एक और क्वेश्चन आपका लाल जंगली मुर्गा से पूछा जाता है कि लाल जंगली मुर्गा सबसे ज्यादा आपको कहां देखने को मिलता है हरियाणा में। तो बच्चों, लाल जंगली मुर्गा प्रजनन केंद्र तो पंचकुला में है, लेकिन लाल जंगली मुर्गा जो आपको दिखाई देगा वो कलेसर जंगल यमुनानगर के अंदर, कलेसर जंगल यमुनानगर के अंदर आपको लाल जंगली मुर्गा जो है वो दिखाई देता है। लाल जंगली मुर्गा हो, भौंकने वाला हिरण हो, ठीक है, हाथी हो, ये सारे के सारे कलेसर जंगल में आपको बड़ी संख्या में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हरियाणा की भौगोलिक विशेषता नहीं है? बच्चों, यमुना गग्गर मैदान हरियाणा का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। हम कई बार इसको पढ़ चुके हैं क्योंकि हरियाणा का जो मैदानी भाग है 93.76% भाग इसको बनाने का काम 2 नदियों ने किया है, जिसमें एक नदी है आपकी यमुना जो 12मासी नदी है, सदानीरा नदी है, चिरस्थायी नदी है, और एक है गग्गर नदी जो सोलन जिले की डागसाई पहाड़ियों से निकलती है। तो बच्चों, आज ये हरियाणा के अंदर बहने वाली मौसमी नदी है। शिवालिक की पहाड़ियां भी हम पढ़ चुके हैं 3.09%। बच्चों, हम अर्ध रेगिस्तानी मैदान भी हम पढ़ चुके हैं। राजस्थान के साथ लगता हरियाणा का जो क्षेत्र होगा वो रेगिस्तानी मैदान में काउंट किया जाएगा। लेकिन जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है तो मेरे बच्चों ये हमारे हरियाणा के अंदर नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन जो डी होगा वो क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा की 4 मुख्य भौगोलिक विशेषताएं हैं, उस भौगोलिक विशेषता को पहचाने जो हरियाणा से संबंधित है। तो बच्चों, यहाँ 4 की जगह आप लोग 5 कीजिएगा।
कई जगह तुम्हें ये 4 लिखा हुआ नजर आएगा, लेकिन आपको 4 नहीं बोलना है, आपको 5 बोलना है। हरियाणा की 5 मुख्य भौगोलिक विशेषताएं हैं, उन भौगोलिक विशेषताओं को पहचानो जो हरियाणा से संबंधित है। पश्चिमी जो घाट है, पश्चिमी घाट को हम भारत के अंदर सह्याद्री घाट बोलते हैं। सह्याद्री घाट बच्चों, पश्चिमी घाट का मतलब है भारत के पश्चिम दिशा में जो अरब सागर है, उस अरब सागर के साथ लगती जमीन के ऊपर जो पर्वतों की एक लंबी श्रृंखला फैली हुई है, उसी पर्वतों की एक लंबी कतार को हम पश्चिमी घाट बोलते हैं, जिसे संस्कृत में सह्याद्री घाट कहा जाता है। और इस सह्याद्री घाट का विस्तार गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक है, क्योंकि गुजरात ही वो राज्य है हमारा, जब हम उत्तर की तरफ देखते हैं, जो पानी को टच करता है। तो गुजरात से लेके मेरे बच्चों कन्याकुमारी जो तमिलनाडु का हिस्सा है, वहां तक आपको ये पश्चिमी घाट क्या आएगा, नजर आएगा। पश्चिमी घाट से एक और क्वेश्चन आपको मैं बताता हूं। भारत का ये सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। जैव विविधता का मतलब है यहाँ पर जीवों की बहुत सारी आपको विविधता नजर आएगी, जैव विविधता वाला क्षेत्र है ये। और यहीं पर इसी पश्चिमी घाट का हिस्सा है केरल राज्य के अंदर स्थित एक साइलेंट वैली, शांत घाटी जिसे बोलते हैं, मौन घाटी जिसे बोलते हैं। अब थार का जो मरुस्थल है बच्चों, ये शुरू होता है दिल्ली से शुरू होके बच्चों हरियाणा तक ये फैला है। हरियाणा से आगे ये फैला है बच्चों कहाँ तक, सर राजस्थान में इसका सबसे ज्यादा विस्तार है। और ये थार का मरुस्थल खत्म हो जाता है गुजरात के पालनपुर में, ठीक है। दक्कन का जो पठार है, दक्कन का मतलब होता है दक्षिण, और पठार का मतलब होता है वो ऊंचा क्षेत्र जो ऊपर से फ्लैट हो, समतल हो, उसी को पठार बोलते हैं। तो दक्कन का मतलब है दक्षिण का पठार, और ये दक्कन का पठार गुजरात से शुरू होके मेरे बच्चों आंध्र प्रदेश तक है। गुजरात से लेके आंध्र प्रदेश तक ये फैला हुआ है। यमुना गग्गर मैदान मेरे बच्चों अपने हरियाणा का भौगोलिक क्षेत्र में शामिल है। ऑप्शन जो डी होगा वो क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले के उत्तर पश्चिम में कुरुक्षेत्र जिला और पूर्व में उत्तर प्रदेश है। अब देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ये रटने नहीं होते। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, आपकी आंखों में हरियाणा का मानचित्र आना चाहिए। तो हरियाणा का मानचित्र आपकी आंखों में जब आएगा तो मेरे बच्चों इस तरीके से आपको हरियाणा का मानचित्र नजर आएगा। और जब हरियाणा का मानचित्र हमारा ऐसा है जहां 22 जिले हरियाणा के आपको नजर आएंगे, तो क्वेश्चन यहां से पूछा जा रहा है कि हरियाणा के कौन से जिले के उत्तर पश्चिम में। तो सबसे पहले ऑप्शन ए करनाल दिया है, और करनाल को हम देखें तो हरियाणा के मानचित्र के ऊपर मेरे बच्चों करनाल यहां पर है, ये आपका करनाल है। अब स्टेटमेंट बोलती है कि करनाल के उत्तर पश्चिम में कुरुक्षेत्र। अब कुरुक्षेत्र कहां है मेरे बच्चों, कुरुक्षेत्र है यहां पर। क्या कुरुक्षेत्र उत्तर पश्चिम में है। अब करनाल के सेंटर में हम आके प्लस का निशान लगा के देखेंगे तो बच्चों ऊपर है उत्तर, इस साइड है पश्चिम। तो कुरुक्षेत्र का ज्यादातर एरिया आपको कहां नजर आएगा, उत्तर पश्चिम में। तो पहले वाली स्टेटमेंट को तो करनाल करता है पूरा, और उसके बाद ये भी पूछ रखा है कि पूर्व में उत्तर प्रदेश होना चाहिए। तो बच्चों करनाल के राइट हैंड साइड में कौन है, उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, करनाल बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो ए होगा वो क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य की तुलना में हरियाणा का क्षेत्रफल अधिक है। अब देखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्वेश्चन आपसे अलग लैंग्वेज से भी पूछा जा सकता है। सिर्फ आपको रैंक याद नहीं रखना होता, आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि हरियाणा का रैंक यदि राज्यों के अंदर 20वां आता है क्षेत्रफल के आधार पर, तो हरियाणा से बड़े 19 राज्य हैं और हरियाणा से छोटे 8 राज्य हैं। तो बच्चों यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य की तुलना में हरियाणा का क्षेत्रफल अधिक है, मतलब हरियाणा का एरिया ज्यादा होना चाहिए। आंध्र प्रदेश तो बच्चों हरियाणा से बड़ा है, 19 बड़े राज्यों में शामिल है आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ भी हरियाणा से बड़ा है, बिहार भी हरियाणा से बड़ा है। तो हरियाणा से जो छोटे हैं मेरे बच्चों 8 राज्य, उन 8 राज्यों के अंदर केरल आपका हरियाणा से क्या पड़ता है, छोटा पड़ता है। तो ऑप्शन जो डी है वो क्वेश्चन का मेरे बच्चों करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, खालिस्तान हरियाणा का प्रमुख जल क्षेत्र शामिल है, लेकिन वे पहाड़ियां अत्यंत निम्न कोटि की पहाड़ियां हैं और इन पहाड़ियों पर बहुत कम जंगल पाए जाते हैं, जिससे भारी मात्रा में मिट्टी का कटाव होता है। तो बच्चों वो कौन सी पहाड़ियां होंगी,
बताइएगा। अरावली की पहाड़ियां, यमुना गग्गर नदी का बेसिन, शिवालिक पहाड़ियां, मोरनी पहाड़ियां। तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आप आसानी से दे सकते हैं आंसर कि हरियाणा का प्रमुख जल क्षेत्र शामिल है, अत्यंत निम्न कोटि की पहाड़ियां हैं, मतलब कम ऊंचाई की पहाड़ियां हैं, कम जंगल पाए जाते हैं जिससे भारी मात्रा में मिट्टी का कटाव होता है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप दोगे मेरे को? बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत आएगा, ये मेरे को पता है, क्योंकि जिस हिसाब से आप सोच रहे हो उस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। यहां पर पहली ही जो लाइन है उसमें दिया गया है प्रमुख जल क्षेत्र, इसका मतलब वहां सबसे ज्यादा वर्षा होती है, और सबसे ज्यादा वर्षा मेरे बच्चों हरियाणा के अंदर आपको पंचकुला में नजर आएगी, अंबाला में नजर आएगी और यमुनानगर में नजर आएगी। ठीक है, समझ में आई बात? वैसे जिला जो है सबसे ज्यादा वर्षा वाला वो आपका अंबाला जिला है आज के समय। ठीक है बच्चों, देखिएगा पंचकुला जो है ना, पंचकुला जहां से मौसमी नदियां बहुत ज्यादा निकलती हैं बच्चों, वहां पर जो मोरनी पहाड़ी है, ठीक है, इसी मोरनी पहाड़ी के ऊपर जल के माध्यम से मिट्टी का क्या होता है, कटाव होता है। और जल के माध्यम से मिट्टी का कटाव होना क्या कहलाता है? जल अपर्दन कहलाता है। जल के माध्यम से मिट्टी का कटना क्या कहलाएगा? जल अपर्दन। और हवा के माध्यम से मिट्टी का कटना क्या कहलाएगा? वायु अपर्दन। चाहे अपर्दन जल से हो चाहे अपर्दन वायु से हो, कटना तो मिट्टी को ही पड़ता है, तो मिट्टी का कटाव हमेशा कहलाता है मृदा अपर्दन। मृदा अपर्दन। और मेरे बच्चों ये मृदा जो अपर्दन होता है, सोयल एरोजन जिसे हम बोलते हैं, इसे रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। कौन सी मृत्यु कहा जाता है? इसे रेंगती हुई मृत्यु के नाम से इसे पुकारा जाता है। ठीक है, रेंगती हुई मृत्यु इसे कहा जाता है। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि जल अपर्दन सबसे ज्यादा कहां होता है, तो जल अपर्दन आपको सबसे ज्यादा बोलना है मोरनी अक्षेत्र पंचकुला में। मोरनी अक्षेत्र पंचकुला में सबसे ज्यादा। तो वायु अपर्दन सबसे ज्यादा कहां होता है? बालू के टिब्बा युक्त मैदानों में। जहां बालू रेत होगा वही बच्चों हवा चलते ही कटना स्टार्ट होगा, तो बालू के जो टिब्बा युक्त होते हैं मैदान, वहीं पर आपको वायु अपर्दन सबसे ज्यादा नजर आएगा। लेकिन चाहे अपर्दन जल हो चाहे अपर्दन वायु हो, यदि मैं तुमसे पूछूं कि साल में सबसे ज्यादा हरियाणा में अपर्दन कौन सा होता है, तो बच्चों हरियाणा में वर्षा ज्यादा थोड़ी होती है, आंधी तूफान ज्यादा आते हैं, तो हरियाणा में सबसे ज्यादा जो अपर्दन होगा वो आपका वायु अपर्दन होगा। यानी कि यहाँ मिट्टी का कटाव सबसे ज्यादा हवा के माध्यम से होता है, वर्षा यहाँ ज्यादा नहीं आती है। और वर्षा जो आती भी है तो वो पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में ही हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी होगा वो क्वेश्चन का क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। समझ में आई बात? तो बच्चों आपको रटना नहीं है, क्वेश्चंस की जो स्टेटमेंट है वहीं से चीजों को उठाना है, रिलेट करना है और आंसर देना है। नेक्स्ट है हरियाणा का सबसे दक्षिणी छोर कौन से जिले में है? तो यहां पर देखिएगा हरियाणा का सबसे दक्षिणी छोर, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है हरियाणा का दक्षिणतम बिंदु। और हरियाणा का जो दक्षिणतम बिंदु है, पैरों वाली दिशा में सबसे लास्ट जमीन हमारी कौन सी है? तो मेरे बच्चों हरियाणा का दक्षिणतम बिंदु मैंने आप लोगों को बताया भी होगा पहले कि दोहा नाम का गांव है हमारा, इसे हम दोहा बिंदु बोलेंगे। और दोहा बिंदु जो है ये आपका नूह जिले के अंदर है। तो दक्षिणतम छोर हमारा कौन से जिले में हो जाएगा? नूह जिले के अंदर हो जाएगा। ठीक है, हमारा पूर्वी छोर कौन से जिले में होगा? यमुनानगर में। पश्चिमी छोर कौन से जिले में होगा? सिरसा में। उत्तरी छोर कहाँ होगा? पंचकुला में। तो दक्षिणी छोर हमारा कौन सा होगा? नूह जिला होगा। अरावली पर्वत श्रृंखला के उत्तर पश्चिम छोर में स्थित एकमात्र विलुप्त ज्वालामुखी का नाम क्या है? अब देखिएगा ये क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बस इस तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल बदल के आपको थोड़ा सा वो कंफ्यूज करना चाहेगा। विलुप्त ज्वालामुखी का मतलब क्या है? वो ज्वालामुखी जो दोबारा कभी वहां पर नहीं फटेगा बच्चों, उसे हम शांत ज्वालामुखी भी बोल सकते हैं,
उसे मृत ज्वालामुखी भी बोल सकते हैं, उसे विलुप्त ज्वालामुखी भी बोल सकते हैं, उसे डेड वोल्केनो भी बोल सकते हैं। और वो हमारी पहाड़ी कौन सी है? डोसी की पहाड़ी है। बच्चों ये डोसी की पहाड़ी एक ऋषि का तपस्थल भी रही और उस ऋषि का नाम है च्यवन ऋषि। तो ध्यान रखना है ये कौन से ऋषि की तपस्थली रही है? च्यवन ऋषि की सर ये तपस्थली रही है। और यहीं पर बैठकर च्यवन ऋषि ने जब तप किया तो तप करते करते इस पहाड़ी के ऊपर पाए जाने वाली जड़ी बूटियों को कूटकर बच्चों वो एक परास बना लिया करते थे और उसी परास को आज हम च्यवनप्राश बोलते हैं। तो बच्चों च्यवनप्राश का जो आविष्कार है वो सबसे पहले धरती के ऊपर कौन सी पहाड़ी पर हुआ था? इसी डोसी की पहाड़ी पर हुआ था। ठीक है, इसी डोसी की पहाड़ी पर च्यवन ऋषि के जो पिता हैं वो भी निवास किया करते थे और उनका नाम है भृगु ऋषि। भृगु ऋषि और भृगु ऋषि की जो पत्नी थी उनका नाम था पोलिमा। और प्राचीन पुराणों और ग्रंथों के आधार पे बताया जाता है कि भृगु ऋषि की जो पत्नी होती थी पोलिमा, एक बार ये इतनी रोई थी कि इनकी आंखों से निकलने वाले आंसुओं से एक नदी निकल आई थी। उसी नदी को मेरे बच्चों दोहन नदी बोलते हैं। तो पोलिमा के नेत्रों से कौन सी नदी का उद्गम बताया जाता है? दोहन नदी का उद्गम बताया जाता है। दोहन नदी हरियाणा के अंदर 50 किलोमीटर बहते हुए महेंद्रगढ़ जिले में विलुप्त हो जाती है। बच्चों ये जो डोसी की पहाड़ी है, यहां से एक समुदाय की भी उत्पत्ति हुई, उसे बोलते हैं डूसर। और डूसर लोगों को आजकल भार्गव कहा जाता है। तो डूसर और भार्गव का उत्पत्ति स्थल, डूसर और भार्गव लोगों का उत्पत्ति स्थल कौन सी पहाड़ी मानी जाती है? डोसी की पहाड़ी बच्चों मानी जाती है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हरियाणा सीमा में थार रेगिस्तान की उपस्थिति का कारण। ऑप्शन ए सूखा, ऑप्शन बी रेत प्रवासन, ऑप्शन सी मृदा अपरदन, ऑप्शन जो 4 नंबर पे सी दे रखा है मृदा लवणता। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। पहले ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जल्दी से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइएगा कि हरियाणा सीमा में जो थार का मरुस्थल है इसकी उपस्थिति के कारण क्या होता है हरियाणा में? बच्चों हरियाणा में क्या होता है? जल्दी से आंसर दे दीजिएगा तुम लोग। तो होता है रेत का प्रवासन। क्या होता है? रेत का प्रवासन होता है। ठीक है, प्रवासन का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? ऑप्शन जो बी होगा वो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। नेक्स्ट है हरियाणा खालिस्तान ओर से दिल्ली को घेरता है। तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि हरियाणा जो है वो दिल्ली को कितनी दिशाओं से घेरता है। अब आप अपने आप खुद बता दोगे कि सर हरियाणा दिल्ली को कितनी दिशाओं से घेरता है। यदि ये अपना हरियाणा है तो ये जो बीच में आपको कट नजर आएगा ये अपनी राजधानी दिल्ली है। बच्चों इस त्रिभुज को यदि मैं राजधानी मान लेता हूं तो त्रिभुज के उत्तर में, नॉर्थ में तुम जाओगे तो तुम्हें सोनीपत मिलेगा, दक्षिण में तुम आओगे तो मेरे बच्चों तुम्हें फरीदाबाद मिलेगा और पश्चिम में तुम आओगे तो तुम्हें झज्जर मिलेगा। तो आप सभी देख रहे हैं कि दिल्ली की उत्तर, दिल्ली की दक्षिण और दिल्ली की पश्चिम दिशा के साथ हरियाणा बच्चों टच होता है। तो दिल्ली को अपने हरियाणा ने कितनी दिशाओं से घेर रखा है? 3 दिशाओं से। तो पेपर में आपसे पूछेगा कि कौन सी दिशा दिल्ली की हरियाणा को टच नहीं करती, तो आप बोलेंगे राइट हैंड साइड वाली जो दिल्ली है, जिसे पूर्वी दिल्ली बोलेंगे, वो उत्तर प्रदेश को टच करती है, हरियाणा को टच नहीं करती है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हरियाणा में नहीं है बच्चों? बिल्कुल, सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत तो मध्य प्रदेश के अंदर है बच्चों, है ना। ऑप्शन जो डी होगा वो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सतपुड़ा पर्वत मध्य प्रदेश में है। और सतपुड़ा पर्वत से मैं तुम्हें 2-3 क्वेश्चन यदि कवर करवा दूं
तो ये इंडिया जीके के अंदर आपके काम आएगा। ये मध्य प्रदेश की पहाड़ी है सतपुड़ा, और सतपुड़ा की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है धूपगढ़। सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़। धूपगढ़ की जो हाइट है वो 1350 मीटर है। बच्चों हम बात करें तो ये जो सतपुड़ा पर्वत है, इसके ऊपर आपको दो हिल स्टेशन भी याद रख लेने हैं। जैसे हरियाणा में हिल स्टेशन सिर्फ एक है, मोरनी, तो ऐसे ही बच्चों सतपुड़ा पर्वत के ऊपर दो हिल स्टेशन तुम्हें ध्यान रखने हैं। एक तो अमरकंटक याद रख लेंगे, और एक पंचमढ़ी याद रख लेंगे। पंचमढ़ी का मतलब जो 5 लोगों ने मढ़ी हो, और 5 कौन थे? पांडव थे। तो पांडवों ने अलग अलग दिशा में 5 गुफाओं का निर्माण करवाया था, और उन्हीं 5 गुफाओं के बीच में आया हुआ क्षेत्र पंचमढ़ी कहलाता है। इसी पंचमढ़ी मध्य प्रदेश हिल स्टेशन को सतपुड़ा पर्वत की रानी कहा जाता है, क्वीन ऑफ सतपुड़ा कहा जाता है। सतपुड़ा पर्वत की रानी, पहाड़ों की रानी मसूरी है, सतपुड़ा पर्वत की रानी पंचमढ़ी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरियाणा को किसके संदर्भ में 20वें स्थान पर रखा गया है? तो यहां पर देखिएगा बच्चों, भारत के राज्यों के अंदर हमारा स्थान 20वां है, और वो है भू अक्षेत्र के मामले में। ऑप्शन जो बी होगा वो क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में अरावली पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 200 से 500 मीटर है, 400 से 700 मीटर है, 600 से 800 मीटर है, 750 से 900 मीटर है। तो दीजिएगा जल्दी से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। हरियाणा के अंदर अरावली पर्वत की जो ऊंचाई है बच्चों, वो कितनी है? यहाँ पर रेंज दी गई है 200 से 500 मीटर, 400 से 700 मीटर, 600 से 800 मीटर, 750 से 900 मीटर। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हरियाणा में अरावली पर्वत की जो ऊंचाई की रेंज आपको ध्यान रखनी है। हरियाणा में अरावली जो है वो कोई ज्यादा ऊंचा पर्वत नहीं है, और वैसे भी भारत के अंदर कोई ज्यादा ऊंचाई वाला पर्वत नहीं है अरावली। अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो हम गुरु शिखर पढ़ते हैं, जो माउंट आबू क्षेत्र राजस्थान के अंदर 1722 मीटर है। तो बच्चों, जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी ही यदि इतनी कम ऊंचाई की है, तो हरियाणा के अंदर अरावली पर्वत की ऊंचाई कोई ज्यादा नहीं नजर आएगी, आपको नजर आएगी 200 से 500 मीटर। हरियाणा में अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है वही 652 मीटर ऊंची है डाणी कुलताजपुर गांव में। तो मेरे बच्चों, ना तो 700 आ सकता है, ना 800 आ सकता है, ना 900 आ सकता है। यहाँ एवरेज की बात है, किसी एक चोटी की बात नहीं है। किसी एक चोटी की बात होगी तो हमारा आंसर डाणी कुलताजपुर गांव 652 मीटर बन जाता, लेकिन यहाँ रेंज की बात है। अब रेंज के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है? यदि आप लोगों से पूछे कि हरियाणा के अंदर शिवालिक की औसत ऊंचाई कितनी है, ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि शिवालिक को हमेशा हरियाणा के अंदर 2 भागों में बांटा जाता है। एक है निम्न शिवालिक, एक है उच्च शिवालिक। निम्न शिवालिक के अंतर्गत उन पहाड़ियों को रखा गया है जिनकी ऊंचाई 400 से लेके 600 मीटर, 400 से लेके 600 मीटर। और बच्चों, उच्च शिवालिक के अंतर्गत उन पहाड़ियों को रखा गया है जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से क्या होती है? अधिक होती है। यदि आपसे उच्च शिवालिक निम्न शिवालिक ना पूछकर डायरेक्ट आपसे पूछे कि शिवालिक की औसत ऊंचाई कितनी होती है, ये हरियाणा की बात नहीं हो रही, ये शिवालिक की बात हो रही है। और शिवालिक की औसत ऊंचाई तुम्हें ध्यान रखनी है 900 से 1200 मीटर। शिवालिक से ठीक नीचे के मैदान क्या होते हैं? पिडमेंट जोन इन्हें बोलते हैं, ज्योग्राफी में गिरिपाद मैदान बोलते हैं, पर्वतों के पैर इसे कहा जाता है। तो गिरिपाद मैदानों की औसत ऊंचाई बच्चों, एक तो आपको ध्यान रखना है, यदि सामने वाला रेंज दे तो हमें बोलना है 300 से 375 मीटर। लेकिन यदि वो ये बोले कि 400 मीटर से कम, तो 300 से 375 मीटर भी तो 400 मीटर से कम होता है, तो इन्हें बोलते हैं गिरिपाद मैदान। उसके बाद आते हैं मेरे बच्चों जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान की बच्चों औसत ऊंचाई यदि रेंज में आपसे पूछे तो आप बोलेंगे 220 से सर 280 मीटर, और यदि आपसे एक संख्या दे के पूछे तो तुम बोलोगे 300 मीटर से कम। एक आपका आता है अनकाई दलदल। अनकाई दलदल, अनकाई दलदल की बच्चों आपको ध्यान रखना है, ऊंचाई होती है 200 मीटर से कम। यदि हरियाणा के मैदानी भाग की औसत ऊंचाई तुमसे पूछे
तो हरियाणा का जो मैदानी भाग होता है, इस हरियाणा के मैदानी भाग की औसत ऊंचाई आपको ध्यान रखनी है। यदि मीटर में पूछी जाती है बच्चों तो हम बोल देंगे सर 200 से 300 मीटर। और यदि फिट में पूछी जाती है, ऊंचाई फिट में भी तो पूछी जा सकती है, बिल्कुल पूछी जा सकती है, 700 से 900 फीट। 700 से 900 फीट, ठीक है। ये मेरे भाई हरियाणा में नहीं है, ये मैं टोटल बता रहा हूँ, ठीक है। मेरी बात को एक बार अच्छे से ध्यान से सुन लेना बैक करके। हरियाणा में नहीं बोल रहा हूँ मैं, है ना, हरियाणा में नहीं बोल रहा हूँ मैं शिवालिक की बात कर रहा हूँ। डायरेक्ट आपसे पूछ ले। अब यदि हरियाणा में अरावली पूछा है तो 200 से 500 बोलेंगे। यदि डायरेक्ट बोल लेता अरावली की ऊंचाई बताओ तो मेरे बच्चों रेंज कुछ अलग ही बन के आती, है ना। अब मैं तुमसे पूछूं कि तुम किसके बेटे हो, तो बच्चों तुम ऑप्शन देखोगे ना कि सर बेटा, पिता का नाम दे रखा है, गांव का नाम दे रखा है, शहर का नाम दे रखा है, तो तुम अपने गांव के भी बेटे हो, अपने शहर के भी बेटे हो, अपने जिले के भी बेटे हो, अपने राज्य के भी बेटे हो, अपने देश के भी बेटे हो, अपने महाद्वीप के भी बेटे हो, और सबसे पहले बेटे आप अपने माता पिता के भी हो। तो जैसी जैसी स्टेटमेंट होगी ना वैसे वैसे आंसर देना है, रटना नहीं है किसी चीज को कि आपने सिर्फ 900 से 1200 पढ़ लिया, सर ने तो 900 से 1200 बताया था। तो सर ने 900 से 12 तो बताया था भाई, लेकिन मैंने हरियाणा में नहीं बताया, मैंने एवरेज बताई है इसकी। चलेगा, आगे बढ़ेंगे। रेत प्रवासन का मतलब है रेत का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जमा हो जाना, ठीक है। जब भी बच्चों हवा चलेगी तो ऐसा तो है नहीं कि वो रेत उड़ के कहीं दूसरे राज्य में चला जाएगा, वो तो किसी उसी एक क्षेत्र के अंदर एक ऊंचाई पे जमा हो जाएगा। मान के चलिएगा कि कोई ऐसा ऊंचा टिल्ला है, ठीक है। अब इस साइड की यदि हवा आएगी तो यहां से कट के रेत यहां जमा हो जाएगा, इस साइड की आएगी तो यहाँ पे जमा हो जाएगा। तो रेत एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करेगा, उसे रेत प्रवासन बोल देंगे, ठीक है। रेत का एक स्थान से दूसरे स्थान पे सेट हो जाना उसे रेत प्रवासन बोल देते हैं। प्रवास का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह सेट हो जाना। अब देखिएगा क्वेश्चन, हरियाणा दिल्ली की कौन सी तरफ से आ, दिल्ली हरियाणा के कौन सी तरफ से जुड़ी हुई है, तो बच्चों उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी, पूर्वी दिल्ली हरियाणा को टच नहीं करती है। नेक्स्ट है, हरियाणा कौन से उत्तरी अक्षांश और कौन से पूर्वी देशांतरों के बीच स्थित है, तो बच्चों ये हमने वैल्यू पढ़ी थी 27 डिग्री 39 मिनट से लेके 30 डिग्री 35 मिनट और 74 डिग्री 28 मिनट से लेके 77 डिग्री 36 मिनट। ऑप्शन जो ए होगा वो क्वेश्चन का क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा कौन से देशांतरों के बीच है, तो ये अलग से पूछ लिया गया है। तो बच्चों देशांतर होंगे 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर 77 डिग्री 36। बस याद रख लेना इस वैल्यू के पीछे कौन से देशांतर आएंगे बच्चों, आपके ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड आएंगे, पूर्वी देशांतर आएंगे, क्योंकि अपना हरियाणा देशांतरों के माध्यम से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। तो जब भी हम बात करेंगे पृथ्वी की, तो इस तरीके से हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी को एक और पृथ्वी हम ले लेते हैं। तो यदि इन दो पृथ्वियों को बराबर भागों में बांटना है तो या तो चाकू तुम ऐसे चलाओगे या चाकू तुम ऐसे चलाओगे। जब तुमने ऐसे चाकू चलाया तो बच्चों ये उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, तो अपना हरियाणा उत्तरी गोलार्ध में है। और जब तुमने ऐसे चाकू चलाया तो बच्चों राइट हैंड साइड आपका बनेगा पूर्वी गोलार्ध, तो अपना हरियाणा पूर्वी गोलार्ध में भी है। तो ऐसे चाकू चलाना कहलाता है अक्षांश और ऐसे चाकू चलाना कहलाता है देशांतर। तो ऊपर वाली स्थिति हरियाणा की है अक्षांशीय स्थिति उत्तरी गोलार्ध, ये वाली जो स्थिति है ये है देशांतरीय स्थिति पूर्वी गोलार्ध। तो जब भी बच्चों देशांतर आएगा, हमारी स्थिति पूर्वी गोलार्ध है, तो ये जो देशांतर होंगे ये कौन से देशांतर होंगे, पूर्वी देशांतर होंगे सर। बच्चों 74 डिग्री 28 मिनट का मतलब कुछ नहीं है, 74 डिग्री 28 मिनट का मतलब है चौटाला गांव, ये वैल्यू चौटाला गांव को टच करके जाती है। और 77 डिग्री 36 मिनट का मतलब है ताजेवाड़ा गांव को टच करके जाना। और पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम अपना हरियाणा इन दो गांवों के बीच में आता है, तो इन दो वैल्यू के बीच में आता है, ठीक है।
यहां तक बात समझ में आई? एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे कोई ऐसा बच्चा जिसके ये चीजें समझ में ना आ रही हो कि सर ये 73, 74, 75 क्या होता है। चलिएगा, ओके रिपोर्ट है, आगे बढ़ेंगे फिर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों वो है, हरियाणा का कौन सा नेशनल पार्क शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित है? तो मेरे बच्चों हरियाणा में दो ही नेशनल पार्क हैं। एक नेशनल पार्क है हरियाणा के अंदर सुल्तानपुर गांव में, और इसी गांव के नाम पर इसका नाम है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क। बच्चों ये सुल्तानपुर नाम का जो गांव है ये फर्रुख नगर तहसील में आता है, और फर्रुख नगर नाम की तहसील आपकी गुरुग्राम जिले की तहसील है। ठीक है बच्चों, ये जो नेशनल पार्क है ये हरियाणा का प्रथम नेशनल पार्क है, और प्रथम इसलिए है क्योंकि इसको 5 जुलाई 1991 को नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ गुरुग्राम के अंदर शिवालिक पहाड़ियां तो नहीं है बच्चों, तो इसका मतलब जो दूसरा नेशनल पार्क बचता है हमारा वही आंसर होगा, और वो है कलेसर नेशनल पार्क। कलेसर नेशनल पार्क बच्चों यमुनानगर के अंदर है, और यमुनानगर के अंदर कौन सी पहाड़ियों का विस्तार है सर? शिवालिक पहाड़ियों का। अब ये जो कलेसर नेशनल पार्क है इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था सर्दियों में, और सर्दियों में बच्चों दिसंबर के महीने की 8 तारीख को साल 2003 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया जाता है, और ये नेशनल पार्क हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है बच्चों। तो दो नेशनल पार्क हैं, एक है बड़ा एक है छोटा, तो ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ये पहला नेशनल पार्क है। इसको हम सर्वप्रथम इको पार्क भी बोल देते हैं, क्योंकि नेशनल पार्क का गठन करना या उसको घोषित करने का मतलब है एनवायरनमेंट को बेहतर बनाना। इको का मतलब एनवायरनमेंट होता है, पर्यावरण होता है, और पर्यावरण को बेहतर करने के लिए ही ये नेशनल पार्क घोषित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला पंजाब राज्य की सीमा पर है? तो मेरे बच्चों यदि हम बात करते हैं पंजाब राज्य के साथ सीमा बनाने वाले हरियाणा के जिलों की, तो इसको हम मानचित्र के ऊपर देखते हैं। ठीक है, ये है हमारा हरियाणा, और यदि ये हमारा हरियाणा है तो बच्चों ये हैं हरियाणा के जिले जो पंजाब को टच करते हैं। एक है सिरसा, सिरसा के बाद यहाँ पर जो जिला है वो है फतेहाबाद, फतेहाबाद के बाद यहाँ पर जो जिला है वो है जींद, जींद के बाद जो जिला है वो है कैथल, ये भी पंजाब को टच करता है। कैथल के आगे है बच्चों कुरुक्षेत्र, ये भी पंजाब को टच करता है। कुरुक्षेत्र के बाद है अंबाला, ये भी पंजाब को टच करता है। और पंचकुला जो हमारा 7वां जिला है ये बच्चों पंजाब को टच करता है। तो हरियाणा के 7 जिले हैं जो पंजाब को टच करते हैं। अब ये जो 7 जिले हरियाणा के हैं ये पंजाब के 6 जिलों को टच करते हैं। तो बच्चों सिरसा जो है उनमें से 3 जिलों को टच करता है। इन 3 जिलों में एक का नाम है मुक्तसर, एक का नाम है मानसा, और एक का नाम है बठिंडा। मुक्तसर, मानसा, बठिंडा ये 3 जिले हैं जो सिरसा को टच करते हैं। फतेहाबाद की सीमा मेरे बच्चों 2 जिलों के साथ लगती है, एक है मानसा और एक है संगरूर। पंजाब में टोटल 23 जिले हैं, हरियाणा में 22 जिले हैं। जींद की जो सीमा है बच्चों वो भी 2 के साथ लगती है, एक है गुरुजी संगरूर और एक है जिला पटियाला। बात करें कैथल और कुरुक्षेत्र की, तो कैथल और कुरुक्षेत्र पटियाला के साथ सीमा बनाते हैं।
बात करें अंबाला की, तो अंबाला की सीमा बच्चों पटियाला के साथ लगती है और मोहाली के साथ लगती है। तो पटियाला और मोहाली के साथ ये सीमा बनाता है। अब बचा हमारा पंचकुला, तो पंचकुला की सीमा किसके साथ लगती है बच्चों? सर मोहाली के साथ लगती है। ठीक है, तो 6 जिलों के साथ हरियाणा के ये 7 जिले लगते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कौन सा जिला पंजाब राज्य की सीमा पर है। तो बच्चों दिए गए हरियाणा के इन 7 जिलों में सिर्फ कैथल है जो पटियाला के साथ क्या बनाता है? सीमा बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से कैसे भी क्वेश्चन पूछे पंजाब के साथ, अब तुम आसानी से आंसर दे दोगे कि मानसा के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है? 2 जिलों की। बठिंडा के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है? 1 जिले की। पटियाला के साथ हरियाणा के कितने जिलों की सीमा लगती है? 4 जिलों की। मोहाली के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है? 2 जिलों की। मुक्तसर के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है? 1 जिले की। संगरूर के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है? 2 जिलों की। हर्ष बोला है सर करंट कब होगी? करंट की मैंने रिकॉर्डेड क्लास डाल दी है मेरे भाई। ठीक है, अलग से सेक्शन है, करंट अफेयर की पीडीएफ भी डाल दी है और करंट अफेयर की मैंने आपको क्लास भी डाल दी है। तो एक बार थोड़ा सा तुम चेक कर लिया करो कि क्लास डाल रखी है या नहीं डाल रखी है ना। वो लाइव क्लास नहीं है, वो रिकॉर्डेड क्लास है, जिसमें से एक मैंने लाइव क्लास आपको करंट अफेयर की दे दी थी और बाकी जो 4 महीने हैं या 5 महीने हैं उनकी मैंने रिकॉर्डेड डाल दी है। और बचा हमारा अगस्त और सितंबर। अगस्त और सितंबर महीने की करंट अफेयर मैं आप लोगों को जल्दी ही करवा दूंगा करंट अफेयर। ठीक है, चलेगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में कौन सा राजस्थान से सीमा साझा करता है? तो बच्चों राजस्थान के साथ भी हम देख लेते हैं, राजस्थान के साथ भी हम सारे के सारे जिलों को देख लेते हैं। तो आपका राजस्थान के साथ जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा ये है अपना हरियाणा और अपने हरियाणा के ये हैं वो जिले जो राजस्थान को टच करते हैं। तो हरियाणा के 7 जिले हैं बच्चों जो राजस्थान को टच करते हैं। एक है सिरसा, सिरसा के बाद फतेहाबाद। अब सिरसा फतेहाबाद पंजाब के साथ भी लगते हैं और राजस्थान के साथ भी लगते हैं। तीसरा जिला है मेरे बच्चों हिसार, हिसार के ठीक नीचे जिला है आपका भिवानी। चरखी दादरी देखिएगा बॉर्डर को टच नहीं करता तो ये लैंडलॉक्ड जिला है आपका। उसके बाद बच्चों आपका जिला आता है महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ के बाद अगला जिला है आपका रेवाड़ी, रेवाड़ी के बाद आपका जिला है ये नूंह। तो ये 7 जिले हैं जो राजस्थान को टच करते हैं। बच्चों राजस्थान के कौन कौन से जिलों के साथ है ये? सिरसा, फतेहाबाद और मैं हिसार की बात करूं तो इनकी सीमा लगती है राजस्थान के हनुमानगढ़ के साथ, राजस्थान के हनुमानगढ़ के साथ। बात करूं मैं भिवानी की, तो भिवानी की सीमा एक तो लगती है हनुमानगढ़ के साथ, एक लगती है चूरू के साथ, एक लगती है झुंझुनू के साथ। तो कोई आपसे पूछ ले कि भिवानी जिले की सीमा राजस्थान के कितने जिलों के साथ लगती है, तो तुम्हें 3 जिलों का नाम पता होना चाहिए। महेंद्रगढ़ की सीमा बच्चों कितने जिलों के साथ लगती है? 4 के साथ। एक है अलवर, एक है जयपुर, एक है सिक्कर और मेरे बच्चों एक है झुंझुनू। अलवर, जयपुर, सिक्कर, झुंझुनू। ठीक है, बात करें रेवाड़ी की, रेवाड़ी के साथ सीमा बनाता है अलवर। और बात करें नूंह की, तो नूंह की सीमा लगती है एक तो अलवर के साथ और एक सीमा लगती है भरतपुर के साथ। तो राजस्थान के 33 में से 7 जिले, हरियाणा के 22 में से 7 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए। तो राजस्थान के साथ कौन सा जिला सीमा साझा करेगा? भिवानी साझा करेगा बच्चों। ऑप्शन जो ए है वो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो सर गुरुग्राम की सीमा कौन से पड़ोसी के साथ लगती है? दिल्ली के साथ। गुरुग्राम की सीमा दिल्ली के साथ लगती है। तो अंबाला की सीमा किसके साथ लगती है सर? अंबाला की सीमा एक पंजाब के साथ लगती है और एक लगती है मेरे बच्चों हिमाचल प्रदेश के साथ। तो सोनीपत की सीमा किसके साथ लगती है सर? सोनीपत के साथ है एक तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली जुड़ा हुआ है और एक सोनीपत के साथ उत्तर प्रदेश क्या बनाता है? सीमा बनाता है।
अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हरियाणा का अंबाला जिला गग्गर नदी के किस दिशा में स्थित है? उत्तर के अंदर है, पश्चिम के अंदर है, दक्षिण के अंदर है, पूर्व के अंदर है? गग्गर नदी से पूछा गया है कि गग्गर नदी के कौन सी दिशा में है अंबाला। तो जल्दी से आंसर दे पाओगे तुम लोग? गग्गर नदी के राइट साइड में आपको बच्चों अंबाला नजर आएगा, तो राइट साइड कौन सी होगी? पूर्व होगी। तो जब गग्गर नदी बहेगी तो एक होगी राइट साइड, एक होगी लेफ्ट साइड। तो राइट साइड में आपको अंबाला नजर आएगा। तो ऑप्शन जो डी है वो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा तब जाके क्वेश्चन का आंसर तक पहुंच पाओगे। कुरुक्षेत्र जिले की सीमा किस अन्य जिले से नहीं लगती है? तो मेरे बच्चों, कुरुक्षेत्र की सीमा आपको कब पता चलेगी? जब हरियाणा का मानचित्र तुम्हारी आंखों में बसेगा और हरियाणा के मानचित्र के ऊपर तुम्हारी आंखें जब कुरुक्षेत्र को देखेंगे तो कुरुक्षेत्र आपको नजर आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर तुम अपने आप देख पाओगे कि कुरुक्षेत्र के साथ कौन कौन सीमा बनाता है। तो एक तो कुरुक्षेत्र के साथ ये सीमा बनाता है जिसका नाम है यमुनानगर। ठीक है बच्चों, एक कुरुक्षेत्र के साथ ऊपर वाला जिला सीमा बनाता है, ये है हरियाणा का अंबाला। एक कुरुक्षेत्र के साथ ये सीमा बनाता है, इसका नाम है कैथल। और एक कुरुक्षेत्र के साथ सीमा बनाता है ये, इसका नाम है करनाल। तो ये 4 जिले सीमा बनाते हैं। तो बच्चों, सोनीपत जो है वो सीमा नहीं बनाता है। ऑप्शन बी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एरिया की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि हरियाणा में कुल शहर, कुल नगर कितने हैं बच्चों, तो हरियाणा के अंदर कुल नगर है 154, 154 नगर हैं हरियाणा के अंदर। कितने नगर हैं? 154। और इन 154 नगरों में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? सबसे बड़ा नगर, तो बच्चों सबसे बड़ा जो नगर है, चाहे मैं एरिया की बात करूं चाहे मैं जनसंख्या की बात करूं, वो फरीदाबाद है। कौन सा है? फरीदाबाद है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अब आप बोलोगे कि सर सिरसा क्या है? सिरसा तो जिला है बच्चों। यदि मैं आप लोगों से पूछूं हरियाणा में कुल जिले कितने हैं, तो आप सभी बता दोगे कि सर हरियाणा के अंदर कुल जिले 22 हैं। तो कुल जिले यदि 22 हैं तो सबसे बड़ा जो जिला है बच्चों वो कौन सा है? सबसे बड़ा जिला है सिरसा। अब जिला और नगर दोनों में अंतर होता है, तो अच्छे से पढ़ लेना है कि जिला पूछे तो 22 में से सिरसा है, नगर पूछे तो 154 में से फरीदाबाद है। ठीक है, यदि हम बात करें दूसरा सबसे बड़ा नगर कौन सा है सर, अब सबसे बड़ा तो सभी को पता होगा, लेकिन हम बात करें दूसरा सबसे बड़ा नगर, तो आपको पता होना चाहिए कि दूसरा सबसे बड़ा नगर, चाहे मैं एरिया की बात करूं चाहे मैं जनसंख्या की बात करूं, वो होगा गुरुग्राम। कौन सा होगा? गुरुग्राम। और सर हम बात करें दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा, तो बच्चों चाहे हम एरिया की बात करें चाहे हम पॉपुलेशन की बात करें, 22 में से दूसरा सबसे बड़ा जिला होगा हिसार। कौन सा होगा? हिसार। ठीक है, सबसे छोटा शहर नहीं पूछेगा मंजीत कुंडू, मेरे को पता है तुम लोग ऐसा ही सोचोगे, है ना बच्चों। सबसे छोटा क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि कई हैं शहर जो लगभग आपको एक जैसे नजर आएंगे, तो इसलिए बड़ा पूछा जाएगा। ठीक है, बड़ा पूछा जाएगा। अब जब रिजल्ट आता है तो यही आता होगा ना कि कौन कौन बच्चे नौकरी लगे। कभी हरियाणा सरकार की तरफ से ऐसी तो कोई बच्चों लिस्ट नहीं लगाई गई होगी कि कौन कौन बच्चे नहीं लगे, क्योंकि जो नहीं लगे वो तो बहुत सारे हैं, जो लगे हैं वो थोड़े हैं। ठीक है, ऐसे ही सबसे बड़ा पूछा जाता है, छोटा नहीं पूछा जाता। ठीक है, अब छोटा पूछा जाता तो मैं तुम्हें छोटा भी बताता। आगे बढ़ेंगे, छोटे से बड़े जिलों का सही अनुक्रम आपको चुनना है। तो यहां पर कुरुक्षेत्र की बात है तो कुरुक्षेत्र का एरिया है 1530, पानीपत का एरिया है 1268। कुरुक्षेत्र को के से डिनोट करता हूं, पानीपत को पी से डिनोट करता हूं। सोनीपत का एरिया है 2260, पंचकुला का एरिया है 898। ठीक है, इसका मतलब ये तो सही क्रम नहीं है भाई। ठीक है,
फिर सही क्रम कौन सा होगा? सबसे पहले आना चाहिए पंचकुला, पंचकुला के बाद आना चाहिए पानीपत, पानीपत के बाद आना चाहिए कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र के बाद आना चाहिए सोनीपत। तो ऑप्शन जो सी होगा वो क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्नलिखित सभी जिलों की सीमाएं उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है सिवाय किसके? तो मेरे बच्चों, पंचकुला की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ नहीं लगती है। तो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता कौन कौन है फिर बच्चों? ये हम मानचित्र के ऊपर देख लेते हैं। तो दो पड़ोसियों के बारे में तुम्हें बता चुका हूं, तीसरा पड़ोसी उत्तर प्रदेश के बारे में देखिएगा। उत्तर प्रदेश के साथ एक तो सीमा बनाता है ये, इसका नाम है यमुनानगर। यमुनानगर के बाद दूसरा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है ये, इसका नाम है करनाल। तीसरा डिस्ट्रिक्ट है बच्चों ये, जिसका नाम है पानीपत। चौथा डिस्ट्रिक्ट है ये, जिसका नाम है सोनीपत। उसके बाद आ जाता है दिल्ली। दिल्ली के बाद हमारा ये छोटा सा एरिया वाला जिला फरीदाबाद उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद है बच्चों, फरीदाबाद से अलग हुआ पलवल सीमा बनाता है यूपी के साथ, और थोड़ा सा टच होता है नू। तो ये 7 जिले आपको ध्यान रखने हैं जो यूपी के साथ हरियाणा के सीमा बनाते हैं। और यूपी के टोटल जिलों में से 6 जिले बच्चों हरियाणा के साथ चिपके हुए हैं, जिसमें से यमुनानगर के साथ सीमा बनाता है सहारनपुर। करनाल के साथ हम बात करें तो सहारनपुर भी सीमा बनाता है और शामली भी सीमा बनाता है। तो सहारनपुर प्लस शामली। तीसरे नंबर पे बात करें, पानीपत के साथ सीमा बनाता है शामली। सोनीपत के साथ सीमा बनाता है बागपत, उत्तर प्रदेश का बागपत, जिसे महाभारत काल में व्याघ्रप्रस्थ कहा जाता था। फरीदाबाद के साथ सीमा बनाता है बच्चों गौतम बुद्ध नगर। अब आप लोगों ने यदि नोएडा सुन रखा है, तो नोएडा कोई जिला नहीं है, नोएडा तो शहर है। और वो नोएडा जो फरीदाबाद के साथ चिपका हुआ है वो गौतम बुद्ध नगर जिले का शहर है। पलवल के साथ जो सीमा बनाता है वो गौतम बुद्ध नगर बनाता है। एक पलवल के साथ उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की सीमा लगती है, एक पलवल के साथ उत्तर प्रदेश के मथुरा की सीमा लगती है। बच्चों बात करें नू की, तो नू के साथ सीमा बनाता है हरियाणा का कौन सा डिस्ट्रिक्ट? मथुरा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हरियाणा के 7 जिले उत्तर प्रदेश के 6 जिलों के साथ जोड़ देने हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, हरियाणा राज्य दिल्ली को सभी तरफ से घेरे हुए है, कौन सी दिशा को छोड़कर? तो बच्चों वो दिशा है पूर्वी। पूर्वी दिल्ली हरियाणा को टच नहीं करती है, बची हुई दिल्ली की 3 दिशा उत्तरी दक्षिणी पश्चिमी वो हरियाणा को टच करती है। कम से अधिक, कम से अधिक में आपको चलना है एरिया में, और इनका सही विकल्प आपको चुनना है। तो यहां पर सिरसा, सिरसा जो है मेरे बच्चों वो 4277 वर्ग किलोमीटर के साथ सबसे बड़ा जिला है। हिसार जो है वो 3983 के साथ दूसरा सबसे बड़ा जिला है। झज्जर की मैं बात करूं तो झज्जर का जो एरिया होगा वो 1834 वर्ग किलोमीटर होगा। और यदि मैं बात करूं जींद की, तो जींद आज 2702 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो सबसे कम एरिया यहाँ झज्जर का है, झज्जर के बाद जींद, जींद के बाद हिसार, और हिसार के बाद सिरसा। और यदि आप लोग थोड़ा सा भी स्मार्ट वर्क करते तो सबसे बड़ा आपको पता है सिरसा है। तो सिरसा आपको सिर्फ ऑप्शन 3 में ही दिया गया, तो ऑप्शन सी आप देखते ही सिरसा गोला भर देते। ऑप्शन जो सी होगा वो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलेगा फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों वो है निष्कर्ष और कारण। हरियाणा एक मैदानी राज्य है, इसकी तुंगता 700 से 900 फीट है। तो बच्चों दोनों बातें सत्य है। ठीक है, यानी हम बात करें इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से वो 700 से 900 है, और हरियाणा का ज्यादातर हिस्सा आपका क्या है? ऑप्शन जो ए होगा वो क्वेश्चन का बच्चों करेक्ट आंसर होगा।
नीचे हरियाणा के कुछ जिले दिए गए हैं, जींद, महेंद्रगढ़, पंचकुला, कैथल, अंबाला, भिवानी। इन जिलों का उत्तर से दक्षिण उनकी स्थिति के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, ऐसे जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो आपका टाइम ज्यादा लगवाने के लिए दिए जाते हैं। क्वेश्चन आसान होंगे, लेकिन यदि आप सोच सोच के आंसर दोगे तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा, और एग्जामिनर यही चाहता है कि आप क्वेश्चन चाहे ठीक कर दो, लेकिन आपका टाइम ज्यादा लगेगा तो आप आगे आने वाले क्वेश्चंस को ठीक नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका टाइम ही कंप्लीट हो जाएगा। तो जीके के अंदर आपको समय भी बचाना होता है। तो बच्चों, उत्तर से दक्षिण, उत्तर का मतलब है सिर वाली दिशा और दक्षिण का मतलब है चरणों वाली दिशा। तो सिर वाली दिशा में सबसे ऊपर पंचकुला है। तो पहले तो ऑप्शन देखो 3। अब ऑप्शन जो 3 जो दिया गया है वो बी और डी में दिया गया है, तो ए और हमारा सी वैसे ही आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, पंचकुला के बाद नीचे आता है अंबाला। तो फिर बच्चों अंबाला देखो तुम, अंबाला है 5 नंबर पे, तो यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 5 है, इसका मतलब यहां से भी हमें पता नहीं चलेगा। तो बच्चों अंबाला के बाद आपको आना पड़ेगा कहां पर, कैथल। तो आप देखिएगा 4 नंबर। अब यहां पर है 4 नंबर और यहां पर है 1 नंबर। तो बच्चों कैथल आपको पहले नजर आएगा जींद से। ठीक है, ऑप्शन जो बी होगा वो क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो 3, 5, 4, 1, 6 और 2, ऑप्शन जो बी है वो क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, है ना। इस तरीके से आपको आंसर देना आना चाहिए। जीके के अंदर समय बचाना है। चलेगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो अक्षांश अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरता है वह इससे होकर गुजरता है। हिमाचल प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से, हरियाणा से, पंजाब से। थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिएगा जो भी बच्चे क्वेश्चन का आंसर जानते हो। अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरता है, वही अक्षांश कौन से राज्य से होकर गुजरता है। तो यदि मैं आपको भारत का मानचित्र दिखाता हूं तो वहां से हो सकता है तुम क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच पाओ। अब जब तुम तुक्का लगाओगे तो तुक्का तो बहुत सारे बच्चों का ठीक लग जाएगा, क्योंकि वो हरियाणा का पेपर देने वाले हैं, तो सीधी सी बात है आंसर हरियाणा ही बनेगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा यदि हम तुक्का ना लगाएं तो देखेंगे एक अक्षांश ऐसे गुजरेगा बच्चों। ठीक है, और ये जो अक्षांश होगा ये अपने हरियाणा से भी गुजरेगा और ये आपके अरुणाचल प्रदेश से भी गुजरेगा। तो ऑप्शन जो सी होगा वो क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अक्षांश हमेशा पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम जो आपकी पैरेलल लाइनें होती हैं उसी को हम बोलते हैं। अक्षांशों की कुल संख्या 181 होती है। हरियाणा के जिलों के क्षेत्रफल के अनुसार छोटे से बड़े का सही विकल्प करना है। तो बच्चों झज्जर का एरिया है 1834, जींद का एरिया है 2702 और हिसार है 3983। तो बस ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक दिया है, तो हमें दूसरा देखना ही नहीं है। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो बच्चों दूसरा सबसे बड़ा शहर हम पढ़ चुके हैं सर, गुरुग्राम है। हरियाणा के पश्चिमी गढ़वाल में किस नदी का उद्गम हरकी दून ग्लेशियर से होता है। तो बच्चों यहां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा,
हरकी दून ग्लेशियर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में पूछा गया था, बिल्कुल नया क्वेश्चन था ये, बहुत सारे बच्चे इसको गलत भी करके आए होंगे। बच्चों हरकी दून ग्लेशियर जो है ये गढ़वाल के अंदर है। गढ़वाल जो क्षेत्र है आपका ये उत्तराखंड के अंदर है, और उत्तराखंड राज्य का ही ये आपका ग्लेशियर है। और इसी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है सरस्वती। सरस्वती नदी का उद्गम बच्चों यहां से बताया जाता है। लेकिन आप बोलोगे कि सर सरस्वती नदी का उद्गम तो हम सिरमौर की पहाड़ियों से पढ़ते हैं, वो ग्रंथों के आधार पे है बच्चों। यदि हम प्राचीन पुराणों और ग्रंथों की बात करें तो ग्रंथों के आधार पर सरस्वती नदी जो आज विलुप्त हो चुकी है, ऋग्वेद काल की सबसे पवित्र नदी रही है बच्चों, इस सरस्वती नदी का उद्गम ग्रंथों के आधार पे जो बताया गया वो हिमाचल प्रदेश की सिरमौर पहाड़ियों से बताया गया है। लेकिन जो ग्लेशियर से बताया जा रहा है वो ज्योग्राफर के आधार पे, भूगोलविदों के आधार पे, जो हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं वहां पर सरस्वती का उद्गम आपको हरकी दून ग्लेशियर से मिलेगा। और इसी गढ़वाल क्षेत्र से यमुना निकलती है, वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और सरस्वती हरकी दून ग्लेशियर से निकलती थी। लेकिन सरस्वती का उद्गम ग्रंथ क्या बताते हैं? सिरमौर पहाड़ी हिमाचल प्रदेश बताते हैं। ठीक है। हरियाणा के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला अपनी सीमा दिल्ली से साझा करता है? तो दिल्ली से बच्चों सीमा लगती है झज्जर की, क्योंकि दिल्ली के साथ लगता बहादुरगढ़, जहां 2018 में मेट्रो चलना भी शुरू हुई बच्चों, वो बहादुरगढ़ झज्जर जिले का हिस्सा है। हरियाणा के हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन किस नदी में होता है? यह भी बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों। तो जल्दी से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिएगा। हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन कौन सी नदी में होता है? तो बच्चों क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यमुना। ऑप्शन जो डी है वो होगा यमुना, हनुमान गंगा। तो हनुमान गंगा का मिलन यमुना नदी में हरियाणा के हनुमान चट्टी में होता है। कौन सा जिला चरखी दादरी के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो बच्चों अब हरियाणा के मानचित्र को आंखों में बसाइएगा, तो ऐसे क्वेश्चन आप किसी भी हाल में गलत नहीं करेंगे। तो देखिएगा ये है हमारा चरखी दादरी, ये है हमारा चरखी दादरी। चरखी दादरी के साथ भिवानी की सीमा लगती है, तो भिवानी तो बच्चों आंसर नहीं होगा। चरखी दादरी के साथ महेंद्रगढ़ की सीमा लगती है, महेंद्रगढ़ ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसको छोड़ दो। चरखी दादरी के साथ हिसार की सीमा थोड़ी लगेगी, बिल्कुल नहीं लगेगी, तो ऑप्शन बी या क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चरखी दादरी के साथ रोहतक भी सीमा बनाता है, और चरखी दादरी के साथ झज्जर भी सीमा बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हरियाणा के भूगर्भीय गठन को निम्नलिखित भौगोलिक प्रणालियों में से 3 में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसमें असंगत की पहचान कीजिएगा। बच्चों छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन जो ए होगा ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। छोटा नागपुर का पठार झारखंड के अंदर है। हरियाणा के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है? 1/0, 1/4, 1/5। बताइएगा जल्दी से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। कितना भाग हमारा एनसीआर में आता है? 1/0 नहीं है, ये 1/6 है, ध्यान रखेंगे 1/6। तो 1/6 का मतलब 44,212 का 6, और 44 को मेरे बच्चों तुम 6 से भाग करोगे तो 6 7 42, बिल्कुल भी नहीं होगा। 1/4 11 आएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। 1/5 भी नहीं होगा, तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन डी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो मैं आप लोगों को बताऊं तो हरियाणा का 57% भाग आता है बच्चों, 57% भाग एनसीआर में आता है। और यदि 57% के आंकड़े की मैं बात करूं तो 25,327 स्क्वायर किलोमीटर 44,212 में से दिल्ली एनसीआर में आता है। दिल्ली एनसीआर में बच्चों 14 जिले आते हैं। बहुत सारे आप लोगों को ये भी बताएंगे कि एनसीआर से 5 जिले बाहर कर दिए गए, कोई भी जिला अब तक बाहर नहीं हुआ है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, वो सिर्फ घोषणा की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला अर्ध रेगिस्तानी रेतीले मैदान का एक हिस्सा नहीं है? तो बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए कि राजस्थान के साथ जो टच नहीं करता होगा वहां पर आपको बालू रेत देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है एनसीआर 2021 के अनुसार उप क्षेत्र की उप क्षेत्रीय योजना के अनुसार हरियाणा में अरावली पर्वतमाला को नोमित किया गया है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है आपका, जल्दी से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिएगा। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा प्राकृतिक संरक्षित क्षेत्र। प्राकृतिक संरक्षित क्षेत्र मेरे बच्चों इसे क्या किया गया है? घोषित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हरियाणा के कौन से जिले की विभिन्न टोपोग्राफी का मतलब स्थलाकृति होता है, और दो चोटियां जिनमें से एक पूर्व में है दूसरी पश्चिम में स्थित है? ऑप्शन ए गुरुग्राम, ऑप्शन बी मेवात, ऑप्शन सी रेवाड़ी, ऑप्शन डी झज्जर। तो बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना चाहिए वो फरीदाबाद आना चाहिए, लेकिन फरीदाबाद ऑप्शन में ही नहीं दिया है। तो फरीदाबाद की जमीन किससे अलग हुई है? गुरुग्राम से। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ? गुरुग्राम। लेकिन यदि ऑप्शन में फरीदाबाद दिया जाता तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मेरे बच्चों क्या होता? यहाँ फरीदाबाद होता। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का टोपोग्राफिक विभाग नहीं है? तो बच्चों स्थलाकृतियों में आपको ध्यान रखना है, एल्यूविल का मतलब जलोढ़ होता है, तो जलोढ़ हमने पढ़ा, अरावली हमने पढ़ा, शिवालिक हमने पढ़ा, लेकिन पश्चिमी जो घाटियां हैं ये गुजरात से लेके कन्याकुमारी तक हैं। मारकंडा नदी के द्वारा बाढ़ के मैदान क्या कहलाते हैं? मारकंडा नदी के द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान बेट कहलाते हैं। रेवाड़ी जिले का एरिया कितना है? रेवाड़ी जो बच्चों भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम की ससुराल रहा, 1594 वर्ग किलोमीटर में आज फैला हुआ है। बिना अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगे स्थलबद्ध राज्यों में कौन से राज्य भारत में अधिकतम उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी राज्य हैं? तो मेरे बच्चों 5 राज्य हैं, देखिएगा 5 राज्य हैं जो लैंडलॉक्ड हैं हरियाणा के अंदर, भारत के अंदर। तो भारत के अंदर उन 5 लैंडलॉक्ड राज्यों में एक हरियाणा है, एक मध्य प्रदेश है, एक छत्तीसगढ़ है, एक झारखंड है और एक तेलंगाना है। तो हरियाणा सबसे ऊपर आएगा और तेलंगाना सबसे नीचे आएगा। तो हरियाणा सबसे ऊपर होना चाहिए, तेलंगाना सबसे पीछे होना चाहिए, वही आंसर बनेगा। ऐसा तो कोई ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है, ठीक है। अच्छा, यहां पर बातें अलग अलग कट की गई है भाई, उत्तर से दक्षिण नहीं पूछा गया। उत्तर से दक्षिण पूछा जाता तो जो मैंने बोला है वही आता, मतलब हरियाणा ऊपर आता, तेलंगाना नीचे। यहां पूछा गया है उत्तरी, तो उत्तरी कौन होगा? हरियाणा। फिर बच्चों पूछा गया है दक्षिणी, तो दक्षिणी कौन होगा? तेलंगाना। तो उत्तरी है हरियाणा और दक्षिणी है तेलंगाना। बस यहीं से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तुम्हें मिल जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। तो यहां पर उत्तर से दक्षिण नहीं बल्कि चारों दिशा अलग अलग मेंशन करती है। तो हमारा आंसर जैसा क्वेश्चन में बोला जाएगा वैसे ही आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। हरियाणा के किस जिले की सीमा 3 राज्यों से लगती है? वो है आपका यमुनानगर। और इसी के साथ आज का अपना सेशन होता है मेरे बच्चों कंप्लीट। और ज्योग्राफी के अंदर जो हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हरियाणा के पड़ोसी और हरियाणा का भौगोलिक परिचय, तो इन दोनों टॉपिक से मैंने लगभग आपको 120 से 125 क्वेश्चन कवर करवा दिए हैं। और इन्हीं क्वेश्चंस को यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो इन टॉपिक से आने वाला क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। थैंक यू, बाय बाय, गुड लक, आप सभी को ढेर सारा प्यार।